सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। अथाह ऊर्जा, क्रियात्मक सोच और चिंतन की गहराई, जागृत वैराग्य, जागृत प्रखर विवेक, शासन का सौभाग्य, लाखों में एक। आचार्य महाश्रमण जी की चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। जिनका सहज और सरल मार्गदर्शन और हस्त हमारे ऊपर सदैव रहता है, मातृ हृदया साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। भीतर रहने की कला सिखाई, बाहर जीने की जीवन शैली बताई, ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में भाव भरी वंदना। महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र के ऊर्जावान, सतत उत्साही, नई सोच रखने वाले और लोगों को आनंद बांटने वाले आनंद जी तथा सभी उपस्थित भाई बहनों के साथ आज की विशेष वक्ता, विशेष मार्गदर्शिका और ट्रेनर डॉक्टर रेखा जैन। परिचय बहुत कम में देना है क्योंकि मैं बात करूंगी, प्रश्न पूछूंगी, तब हमारा ज्यादा परिचय होगा और हम वक्ता को अधिक सुनना चाहते हैं, इसलिए परिचय में समय नहीं देते। परंतु कुछ व्यक्ति होते हैं कि जिनको सब लोग, कुछ लोग है कि जो जानते नहीं है। बाकी महाराष्ट्र में तो इनका बहुत नाम है, पूना में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तो डॉक्टर रेखा जैन, ये वैसे पूना में रहती थी, अभी तो वो बेंगलोर में है। बेंगलोर में जो जैन यूनिवर्सिटी है, उसकी जैन स्टडीज का काम ये कर रही है मार्गदर्शक के रूप में, और इसके अंदर अभी बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं और इन्होंने न जाने कितने पदों पर मतलब रह चुकी है। पूना में जो सबसे फेमस आयुर्वेद कॉलेज था, उसकी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भाग्यवान होते हैं वो कि जिनका परिवार पियर से भी अच्छा हो और ससुराल से भी, कितना बड़ा भाग्य। तो रेखा ताई को मैं जानती हूँ, ताई बोलती हूँ। ताई यानी महाराष्ट्र में बड़े दीदी को ताई बोलते हैं। तो ये ताई बोलने का उद्देश्य ये है कि बचपन से ही मतलब इनकी माँ और मेरी माँ फ्रेंड थी, तो हमारे बहुत पुराने संबंध है। और सबसे बड़ा भाग्य रेखा ताई का ये था कि इनके पिताजी बहुत ही अच्छे थे और बहुत नॉलेज वाले थे, तो उन्होंने उसी संस्कार में अपने बेटी को आगे बढ़ाया है। और सद्भाग्य से इनको जो पति मिले थे, आज मैं उनको याद किए बिना नहीं रह सकती। नवीन चंद्र जैन, जो पूना में कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, फिर पिंपरी चिंचवड़ में कलेक्टर के रूप में थे, बॉम्बे में इलेक्शन के प्रमुख भी रह चुके हैं, और दोनों भी हस्बैंड वाइफ। इतना मतलब ऐसा जोड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है, और बच्चे भी इसी संस्कार में पले बड़े हैं। तो ऐसी ही रेखा ने पता नहीं बहुत सारे पदवियां प्राप्त किए। 99 में इसने पुणे विद्यापीठ से पीएचडी की थी और उसको गोल्ड मेडल मिला था। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है रेखा ताई। कुंद कुंद आचार्य जी का नाम हमने सबने सुना है। आचार्य कुंद कुंद के 4 ग्रंथों का उन्होंने भाषांतर किया है। महामहोपाध्याय पदवी तो है ही, आगम उद्धारक भी इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम है जो रेखा ताई ने किए हैं। तो मैं रेखा से इनकी जुबानी से ही सुनना चाहूंगी। तो रेखा तक खुद ही अपने को, हम क्वेश्चन आंसर में कुछ कुछ प्रश्न में इसी से रिलेटेड पूछूंगी, तो हमें पता चलेगा कि वो इतनी आगे कैसे बढ़ी। कल ही बात करते करते मैंने कहा कितना अच्छा ना, इतना अच्छा। तो उसने इतनी सहज बात बताई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो बताए बिना नहीं रह सकती। कि मैंने कहा हम लोग इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते वो करते हैं। मैंने तो ऐसा ही किया है, कभी एमए योगा किया है, कभी इधर एमए जैनिज्म किया है। परंतु रेखा तक एक प्रगति होते होते ऊपर गई, तो बोली कि इसके लिए उनके हस्बैंड नवीन चंद्र जी ने कहा था एक लाइन में आगे जाना है। वो कैसे, वो वही बताएंगी। तो अपने पिताजी का सुंदर मार्गदर्शन और संस्कार, और पति का बहुत सुंदर साथ, और अभी बच्चों का बहुत बड़े स्नेह प्यार से रेखा ताई का जीवन बहुत समृद्ध जीवन है। और सुंदर जीवन के साथ साथ इतना धार्मिक होना, इतना अध्यात्म में गहराई में उतरना, और वो भी आयुर्वेद के साथ साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो समय ज्यादा नहीं गुजारते हुए मैं नम्र भाव से रेखा ताई को नम्र निवेदन करूंगी, क्योंकि आयुर्वेद उसका बहुत अभ्यास तो है ही, और उसको बात करते समय ऐसा लगता है कि इसकी प्रकृति अलग होती है, इसकी वृत्ति, प्रकृति, प्रवृत्ति, ये सब जानने के लिए निसर्ग का बेस जानना चाहिए। और इस बारे में बहुत सारे गैर समझे लोग थे हमने। तो रेखा ताई आज हमें क्लियर कर देगी
कि आयुर्वेद क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, सस्नेह आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रेखा जैन, जो प्रोफेसर है। तो नॉट ओनली डॉक्टर रेखा जैन प्रोफेसर, नॉट ओनली डॉक्टर बट PhD ऑल्सो इन गोल्ड मेडलिस्ट। तो बहुआयामी के व्यक्तित्व, बहुत सुंदर कविताएं भी करती है, बहुत सारे प्रोग्राम टीवी रेडियो पर हो गए हैं। तो बहुत 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 सबको सादर आमंत्रित। सनत जी बैद और सब लोग पधारे, बाहर से बहुत सारे नए लोग जुड़े, क्योंकि इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है आयुर्वेद में। तो सबका स्वागत करते हुए डॉक्टर रेखा जैन। सुन सकती है ना अलका जी? बिल्कुल हाँ, क्लियर। धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत ज्यादा स्तुति की है, इतनी तो लायक नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। मैं एक धन्वंतरी की प्रार्थना 2 लाइन में करती हूँ और अपना विषय शुरू करती हूँ। आचार्य श्री को कोटि कोटि प्रणाम। धन्वंतरी की प्रार्थना 2 लाइन। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरा मृत्यु भय दुःखनाशनम् धातारमीशम् विविधौषधीनाम्। इसमें ऐसे बताया है कि लोगों में जरा मृत्यु दुख इसका भय बहुत होता है। तो इसके लिए हे परमेश्वर, हे तीर्थंकर, हमें कुछ औषधियां बता दे। और उन्होंने औषधि बता दी और वो आयुर्वेद ग्रंथ हो गए हैं। रेखा तो आपका हाथ आ रहा है, आपका हाथ आ गया है, आपका हाथ आगे आ रहा है। हाँ, हाँ, बस अभी ठीक है। हाँ, यस, ओके ओके। तो आपको मैं पहले आयुर्वेद यानी क्या बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हो रही है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र यानी क्या, ये बहुत ही पुराना भारतीय शास्त्र, वैद्यक शास्त्र है। सिर्फ भारतीय नहीं, जगत में पहला वैद्यकीय शास्त्र जो बना है वो आयुर्वेद शास्त्र है। उसकी व्याख्या ही उन्होंने ऐसी की है कि आयुषः वेदाः, आयुषः वेदा है। आयुषः मीन्स जिसमें पूरे जीवन का जो कई स्टेजेस है उसका वर्णन उसमें आता है। पूरे जीवन की कहानी, जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। वो आयुषः वेदाः यानी ज्ञान, उसका पूरा ज्ञान जिसमें बताया है वो आयुर्वेद शास्त्र है। ऐसी व्याख्या उन्होंने की है। उसमें वो इतनी कुछ बातें बताते हैं कि हितकर आयुष्य क्या होता है, अहितकर आयुष्य क्या होता है, सुखकर आयुष्य कैसे होता है, दुखकर आयुष्य कैसे होता है, नीतिमान आयुष्य हम कैसे जीते हैं। इस तरह की सभी बातें इस शास्त्र में बताई है। इसलिए उनकी दृष्टि से वो जो व्याख्या करते हैं वो बोलते कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। यानी इतनी सारी चीजें, यानी जन्म से लेकर मरण तक की जितनी भी घटनाएं अपने आयुष्य में होते उस सब का विचार, ओनली डिसीजेस का विचार या रोगों का विचार है ऐसी बात नहीं है। तो पूरे जीवन शैली का विचार उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र में किया है। इसलिए इस वैद्यक शास्त्र में आजकल पूरे दुनिया में फिर से उसका उत्थापन हो रहा है, क्योंकि जीवन कैसे जीना चाहिए इस तरह का विचार इस शास्त्र में आया है। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर एक देश अलग अलग है, हर एक के हवामान अलग अलग है। इसलिए इसमें इस सबका विचार उसमें किया है और उसके अनुसार औषधियां भी हर एक की अलग अलग किस तरह से होती है इसका भी विचार इस शास्त्र में किया गया है। इसलिए उसको परिपूर्ण आयुर्वेद जीवन शास्त्र ऐसे बोला जाता है। क्योंकि इतना ही नहीं, यानी स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ आदमी का स्वास्थ्य कैसा रहे और रोगों की चिकित्सा कैसे करे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। आतुर यानी रोगी लोगों को व्याधि का कैसे चिकित्सा करेंगे इसकी चर्चा है। आज मैं पहले पार्ट के बारे में ही ज्यादा बोलूंगी कि स्वास्थ्य किस तरह से रक्षण करना है।
तो इतना ही नहीं, स्वास्थ्य की बातें तो करते ही है, लेकिन इसके अलावा अपना जीवन का अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी आयुर्वेद शास्त्र में चर्चा है। बाकी किसी वैद्यक शास्त्र में इसके बारे में बोलते नहीं। वो तो इतना ही बोलेंगे कि आप निरोगी कैसे रहेंगे, आपकी सिस्टम्स कैसे अच्छी रहेंगी, आपके सिस्टम्स वर्क कैसे अच्छे करेंगे, इतना ही बोलेंगे। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में अपना शरीर अच्छा रख के अपना अंतिम ध्येय क्या है उसके बारे में भी बात की है। वो कहते हैं कि अपना जीवन का ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस तरह का है। तो वो कहना चाहते हैं कि धर्म यानी नीतिमत्ता से जीना चाहिए, सद्वर्तन से जीना चाहिए, और सद्वर्तन से अच्छा काम करके ही अर्थ कमाना है। धर्म से ही अर्थ यानी पैसा कमाना है, और धर्म से ही उसकी एंजॉयमेंट, जो कोई काम है, उपभोग है, उपयुक्तता है, उसका भी उपभोग लेना है। इसलिए धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम यानी इच्छा पूर्ति करनी है, और आखिर मोक्ष तक जाना है। इसका विचार आयुर्वेद शास्त्र ने किया है। इसलिए वो बोलते हैं उसके इसमें कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम उत्तमम उच्यते, यानी ये सब करने के लिए आरोग्य अच्छा होना चाहिए। आरोग्य अच्छा कैसा रहेगा इसके बारे में आगे बोलते हैं। आरोग्य अच्छा रहने के लिए बेसिक है दिनचर्या, यानी पूरे दिन में सुबह उठते हैं तब से रात सोते हैं तब तक हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, इसकी जानकारी इतनी सूक्ष्मता से की है, और उस पर ही हमारा निरोगी आयुष्य या अपनी हेल्थ कैसी अच्छी रहेगी डिपेंड करती है। तो ये दिनचर्या, फिर ऋतुचर्या, यानी हर एक ऋतु में जो बदल होते हैं उसके अनुसार भी हमने क्या बदल करना चाहिए। ऋतु संधि काल आता है, यानी एक ऋतु होने के बाद दूसरा जो आता है, जैसे वर्षा ऋतु खत्म हो गया और हेमंत ऋतु आ गया, तो बीच में जो काल है उसको आयुर्वेद में ऋतु संधि काल बोलते हैं। तो इस ऋतु संधि काल में भी लोगों को बहुत सारी, यानी हम बोली भाषा में बोलते कि अपनी शरीर एडजस्ट नहीं हुआ, बॉडी एडजस्टमेंट नहीं हुई, इसलिए खांसी आ गई, सर्दी हो गई है, एसिडिटी हो रही है, इस तरह के छोटे छोटे कंप्लेंट शुरू हो जाते, वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ऋतु संधि काल में भी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसका भी वर्णन किया है। और फिर ऋतु बदल हो गया कि ऋतु बदल में भी कैसे दूसरे ऋतु में कैसे बर्ताव करना चाहिए, किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह का विहार करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है। अभी दिनचर्या के बारे में अगर बोले तो आपको सबको मालूम है, रोज चीजें वायरल हो रही है कि सुबह जल्दी उठो, धर्म ध्यान करो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, ये तो सब आपको मालूम है, सब सुनते ही है। लेकिन जो पूरा दिनचर्या का कार्यक्रम बताया है डिटेल्स, मैं समझती हूँ कि आजकल सबको ये मालूम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी, आगे चलूंगी। तो इस दिनचर्या का आयुर्वेद का वैशिष्ट ऐसे है कि 3 चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो पहले अपना आहार और विहार, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। कुछ भी अगर होने लगा, समझो स्मॉल सिम्टम्स या कुछ लक्षण आए, तो आप सोचो कि मैंने आज क्या खाया था, मेरे खाने में आज क्या बदल हो गया था, उस टाइमिंग में कुछ चेंज हुआ था क्या, ये सोचो। तो अपने आप आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण या आपका व्याधि क्या है इसके बारे में आप ही खुद सोच सकते हैं। इसलिए आहार और विहार यानी काम करने में कहाँ गलती हो गई है, हम धूप में ज्यादा गए हैं, रात को जागे हैं, और जो ओवर वर्क किया है क्या है, अपने आप सोचो, आपको पता चलेगा कि ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। इसलिए दिनचर्या में आहार और विहार को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। जो भी खाना खाते उसके टाइमिंग के बारे में, प्रकृति के अनुसार कैसे खाना होना चाहिए, मैं प्रकृति की बात आगे बताने वाली हूँ, तो इसके बारे में भी अगर आप ख्याल करें तो ये सब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट है दिनचर्या, दिनचर्या में आहार विहार, और आगे का है विश्रांति। हम ओवरवर्क तो नहीं कर रहे हैं, विश्रांति लेते हैं नहीं लेते हैं, किस तरह से विश्रांति लेनी चाहिए। और तीसरा जो है निद्रा, निद्रा निद्रा आपको सब शरीर धातुओं को, शरीर को विश्रांति देती है,
माइंड को विश्रांति देती है। इसलिए जो व्याख्या भी की है आयुर्वेद ने स्वास्थ्य की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके भाषा में अगर कहूं कि अपना शरीर जो बना है, अपने शरीर घटक जो बनाए हैं, वो सृष्टि के जो घटक है उससे ही बनाए हैं। ये आयुर्वेद का एम्फसिस यानी उस पर बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये सृष्टि जो है वो पांचभौतिक सृष्टि है और उस पांच महाभूत से ही अपना शरीर बना है। यानी अपने शरीर के जो मूल घटक है, दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये भी पंच महाभूत से बने हैं। और बाहर की सृष्टि है वो भी पांच भौतिक है, आपको तो मालूम ही होगा। तो ये बोलते हैं कि बाहर की सृष्टि मैक्रोकॉस्म है और उसका मिनिएचर, छोटा स्वरूप अपने शरीर में है। यानी माइक्रोकॉस्म अपने शरीर में है। या आसान भाषा में अगर कहा जाए तो हम कहते हैं कि पिंडी ते ब्रह्मांड जो अपने शरीर में है वो बाहर है। इसलिए बाहर की चीजें अगर हमारा शरीर का बैलेंस गया, दोषों का बैलेंस गया, तो वो ठीक करने में हमारे सृष्टि के जो घटक है उसका ही उपयोग हो सकता है। ये आयुर्वेद का बेस है। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य की व्याख्या करते समय ये दोषों का बैलेंस किस तरह रखना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। जो व्याख्या है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, WHO ने भी वो मान्य की है। वो व्याख्या है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। यानी आसान लैंग्वेज में, लोगों को परिचित लैंग्वेज जो है उसमें ऐसे कहेंगे कि हमारी बॉडी की जितनी भी सिस्टम्स है वो नॉर्मल होनी चाहिए, समस्थिति में होना चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। सेकंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बाकी कौन से भी वैद्यकीय शास्त्र नहीं बोलते, सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र ही बोलता है। दूसरी लाइन है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। यानी सिस्टम ही नॉर्मल होनी चाहिए, इतना नहीं तो अपना आत्मा, मन और इंद्रिय भी प्रसन्न होने चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत एम्फसिस, महत्व दिया है। देखो हम व्यवहार में भी देखते हैं कि कितने लोग ऐसे आते हैं पेशेंट हॉस्पिटल में कि कुछ ना कुछ होता है, यहाँ दुखता है, वहां होता है, सर दुखता है। फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन बोल देते हैं उनको कि आप यूरोन करो, स्टूल करो, एक्सरे चेस्ट करो, सब हो जाता है, सब तो नॉर्मल है। लेकिन उसको नॉर्मल नहीं लगता है, तब हमें उसका ख्याल करना चाहिए कि उसका आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न नहीं है, उसमें कुछ न कुछ है। इसलिए अच्छी निरोगी हेल्थ के लिए ये परिपूर्ण व्याख्या है कि अपनी सिस्टम्स भी अच्छे होने चाहिए, अपना मन भी प्रसन्न होना चाहिए, अपना आत्मा और अपनी इंद्रिय जो बोले है ज्ञानेन्द्रिय और पंचेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनकी स्थिति भी नॉर्मल होनी चाहिए। इतनी ब्रॉड आयुर्वेद में स्वास्थ्य की व्याख्या की है। अभी सवाल आता है कि अपने शरीर में जो दोष है, मैंने अभी बोला कि पंच महाभूतों से ये दोष बोले हैं। यानी आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से अपने शरीर जो घटक है वो है दोष, धातु और मल। क्या है, हम लोग बचपन से यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से क्या परिचित किससे है? हम बोलते हैं कि ये सेल है, ये टिश्यू है, ये वेसल है, ये मसल है, ये बोन है, इससे हम लोग बहुत परिचित हैं। लेकिन हम लोग दोषों को परिचित नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया है। इसलिए थोड़ा अजब सा लगता है कि बॉडी में दोष यानी क्या, इस तरह की भावना होती है। लेकिन आयुर्वेद का जो बेस है उनका कि सृष्टि पांचभौतिक, हमारा शरीर पांचभौतिक, पंच महाभूतों से ही हमारे शरीर के दोष बने हैं। वो है वात, पित्त और कफ। वात का फंक्शन शरीर में क्या है, जितनी भी हलचल, वात यानी हवा, वायु, शरीर में जितनी भी हलचल होती है वो वात के कारण होती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। यानी अपना क्रिया है, प्रतिक्रिया है, उत्साह है, ये सब वात के कारण है। सिस्टम्स जो काम करते हैं वो भी वात के स्टिमुलस से, उससे ही करते हैं। एनर्जी जो है वो भी वात के कारण है, ये वात दोष है। शरीर में हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, शरीर का पोषण होता है, शरीर के धातु में परिवर्तन हो जाता है, ये काम पित्त दोष करता है। यानी परिवर्तन आने का परिणाम ये पित्त दोष से होता है। और पित्त से एनर्जी भी बहुत मिलती है, पित्त से पचन क्रिया अच्छी रहती है,
और तीसरा दोष है कफ दोष, यानी हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को जो स्थिरता है, घनता है, शक्ति है, एनर्जी है, ये सब कफ दोष के कारण आती है। ऐसा बेसिक 3 दोष बोले हैं। और सप्त धातु बताए हैं, जिसको हम बोलते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह के सप्त धातु बोले। ये शरीर के घटक है। ये दोष भी, ये धातु भी पंच महाभूतों से बने हैं। कैसे बने हैं इसके वो जो शास्त्र है उसमें मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में इसका बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया है, जो प्रकृति निर्मित में उपयुक्त है। और चिकित्सा करते समय उसका ख्याल करना या विचार करना बहुत जरूरी होता है। और सब पचन क्रिया वगैरह होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद जो मल बाहर हम छोड़ते हैं, उसको 3 मल बोले हैं। वो है मूत्रमल, शुक्र, पुरुष मल यानी अपनी मल प्रवृत्ति जो होती है वो, और पसीना यानी स्वेद। इस तरह के 3 घटक मेन है, यानी दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इस तरह का वर्णन किया है। और ये जो दोष धातु मल है, उनका बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ हमारी दिन में जो प्रक्रिया चलती है, मोहवश हम कुछ काम करते हैं, कभी कभी करना पड़ता है। इससे इस दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है। और इम्बैलेंस हो गया और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे रोग की निर्मित होने लगती है। तो ये उन्होंने बेस बोला है। तो ये दोष धातु और मल का बैलेंस किस तरह से रखना चाहिए, इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या और आपकी प्रकृति का महत्व है। प्रकृति के अनुसार आपके दोष होते हैं। अभी आप कहेंगे कि प्रकृति यानी क्या? हम ऐसे भी व्यवहार में बोलते हैं ना कि मेरी पित्त प्रकृति है, मुझे ये नहीं सहता, मैं धूप में जाती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है। यानी थोड़ा थोड़ा जो के इम्पैक्ट अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में उसका रहा है, इसलिए ये पित्त का, वात का जिक्र लोग करते रहते हैं। तो ये प्रकृति आती कैसे है? तो जन्म से, यानी जब गर्भ निर्मित होती है, तब जिस दोष का अधिक्य होता है उस दोष की प्रकृति होती है। समझो कि वात दोष की अधिक्य है तो वात प्रकृति, लेकिन एक दोष की प्रकृति कभी नहीं होती। हमेशा 2 दोष रहते हैं, एक प्रमुख यानी प्रधान दोष और दूसरा गौण दोष, यानी वात प्रधान पित्त प्रकृति, ऐसे यानी दोनों दोष के हमारे शरीर में काम चालू। ऐसे तो 3 ही दोष का रहता है, लेकिन मेनली 2 दोष तो होते ही है। सम प्रकृति मिलती नहीं है, यानी जितना वात उतना ही पित्त और उतना कफ, तो बहुत ही आइडियल हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हम तीनों का बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। 3 पहिए पर गाड़ी खड़ी रहने में कितनी डिफिकल्टी आ जाती है, उस तरह का है। तो हमारे खाने पीने में जो भी होता है, इसमें दोषों का इम्बैलेंस होता है और लक्षण दिखते हैं। तो अभी मैं प्रकृति की बात कर रही थी। जैसे वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है और कफ प्रकृति है, जिस दोष का अधिक्य है वो आ जाते हैं। तो ये प्रकृति डिसाइड क्यों करनी है और कैसे करनी है, ऐसे 2 बातें हैं। एक तो आप रोग के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं, तो आप एंट्री करते हैं, वहां से उनका ध्यान रहता है, वो बराबर आपकी प्रकृति डिसाइड करते हैं कि इनकी ये बेसिक प्रकृति है, अभी इसका ये दोष है, तो उसके शमन के लिए, उसके बैलेंस के लिए क्या देना चाहिए उसका ख्याल करते हैं। लेकिन हमारे लिए, हमारा स्वास्थ्य रखने के लिए हम खुद भी अपनी प्रकृति डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो कुछ सिम्टम्स उन्होंने वर्णन किए, कुछ आकृति का वर्णन किया है, कुछ लाइकिंग का वर्णन किया है। हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, हर एक का लाइकिंग अलग होता है, हर एक का बिहेवियर अलग होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति का औषध भी अलग होता है। ये आयुर्वेद का विचार है। ऐसे नहीं कि एंटीबायोटिक्स देते हैं तो सबको एक ही एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसका उपयोग होता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को जो मैं औषधि देती हूँ, दूसरे को वो चलेगी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ कि आजकल एसिडिटी सबको होती है। एक को एसिडिटी के लिए मैं प्रवाल भस्म दे दूंगी, क्योंकि मेरे मन में आया है कि इसका पित्त जो है वह द्रवगुण से बड़ा है, तो उसका एब्सॉर्प्शन होगा तो उसको ठीक लगे। उसी समय दूसरा है, वही सिम्टम्स है, बर्निंग है, हाथ पैर की जलन है,
पेट में जलन होती है, लेकिन उसको मैं दूसरी औषधि चंदन का लेप बताऊंगी, क्योंकि उसकी जो लक्षण हो रहे हैं वो पित्त के उष्ण गुण से हो रहे हैं। इतना छोटा छोटा बारीक ख्याल किया, उसके लिए चंदन काम करेगा। इस तरह का विचार हमारे आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया है। तो ये प्रकृति डिसाइड करते समय वात के लक्षण क्या क्या आप देखेंगे फिजिकली, यानी अपने शरीर पर कैसे वात लक्षण दिखेंगे। तो बोलते कि वात की आकृति जो होती है, फीचर्स जो होता है, हम लोग जिसको बांधा बोलते हैं या स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो स्मॉल होता है हमेशा, और इतनी कृशता दिखती है कि उसको कितनी भी औषधि दे दो आप, तो उस पर उसका असर ही नहीं होगा, वजन बढ़ता ही नहीं। ऐसे बोलेंगे, उसको ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोलेंगे, हलवा खाने के लिए बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसका वजन बढ़ता नहीं है, इतनी कृशता उनमें दिखती है। ये वात प्रकृति का लक्षण है। दूसरी बात, वात में हमेशा रुक्ष गुण का यानी ड्राइनेस हमेशा दिखता है, यानी उसके बाल ड्राई होते हैं, उनका स्किन जो है वो बोलेंगे हमेशा इतने ड्राई होते हैं, मैं ऑयल लगाता हूँ तो भी नहीं मुझे अच्छा लगता, या स्निग्धता आती नहीं है, वो इतनी रुक्षता रहती है। स्क्रैचेस आ जाते, उसके नेल नख है उसके ऊपर स्क्रैचेस रहते हैं, उनके हील्स है उस पर भी स्क्रैचेस आ जाते हैं, स्किन पे हमेशा होठ है उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो उसमें वात का अधिक है, यानी रुक्ष गुण बहुत ही डोमिनेंट हो जाता है वात प्रकृति। तो अपने आप अपने ये लक्षण अपने में है क्या, ये आप खुद जान सकते हैं और अपना प्रकृति का दोष डिसाइड कर सकते हैं। जैसे वात का है, वात में कॉन्स्टिपेशन की हमेशा तकरार रहती है, वात का खाना भी कम रहता है, ज्यादा खा नहीं सकते, और बहुत ही रेगुलरिटी रहती है उनकी टाइमिंग की, काम करने की पद्धति, अस्थिर था उसमें बहुत, क्योंकि वात का चल गुण वहां है, इसलिए अस्थिर भी बहुत होते हैं। इतने हाथ पाए हिलाते, बैठे भी रहे तो पाए हिलाते रहेंगे, चेयर पर बैठे तो पाए हिलाते रहेंगे, इतने बोलेंगे दूसरों को चांस भी नहीं देंगे बोलने का, इतनी वो बड़बड़ जिसको बोलते हैं वो करने की उनकी आदत रहती है, वेरी टॉकेटिव इस तरह का। ये शारीरिक जैसी चंचलता है, वैसे मानसिक चंचलता भी होती है, उनको वो डिसाइड नहीं कर पाते, ये करूं या न करूं, ये अच्छा है या बुरा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड उनका रहता है, स्थिरता वहां नहीं होती है। और कभी गुस्सा आता है, कभी नहीं आता है, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, इस तरह की इरेगुलरिटी बहुत है वात प्रकृति में। तो ये सिम्टम्स अगर आप सर्च करेंगे किसी में भी, अपने बच्चे में है, अपने नेबर में है, अपने खुद में है, तो आपको पता चलेगा कि वात के लक्षण क्या क्या है। वैसे ही पित्त के लक्षण उन्होंने बोले, पित्त प्रकृति के, प्रकृति में दोनों ही दोष के कभी कभी सिम्टम्स रहते हैं। पित्त दोष का वैशिष्ट्य ये है कि उसमें तीक्ष्ण गुण बहुत रहते हैं, बहुत बुद्धिमान होते, बहुत शार्प होते हैं, दिखने में अच्छे रहते हैं, कलर भी उनका गौर वर्ण का रहता है, उनकी भूख बहुत तीक्ष्ण रहती है, वो सह नहीं सकते। कितने लोग हम व्यवहार में ऐसे दिखते हैं, अपने ही बच्चे में, एक बच्चा खाना नहीं खाता और दूसरों को इतना खाने को लगता है, बार बार खाएगा, क्योंकि उसका प्रकृतिस्थ दोष जो है वो पित्त है, उसकी तीक्ष्णता ज्यादा है, उसको प्यास भी ज्यादा लगती है, आते जाते पानी पिएंगे, कहाँ बाहर गए तो वाटर बॉटल लेके जाएंगे, फैन फास्ट लगा के बैठेंगे, वात प्रकृति को फैन बिल्कुल नहीं चलेगा और पित्त को फास्ट लगा के बैठेगा। इस तरह का भी हम सोसाइटी में ऐसे डिफरेंसेस दिखते हैं, इसके कारण उसके प्रकृति में जो दोष है ये कारण होता है। पित्त का विचार भी बहुत अच्छा रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण रहती है, उनके ध्यान में जल्दी आ जाता है कौन सी चीज, लेकिन उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है और बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा कम भी होता है उनका, इमीडिएटली कम भी हो सकता है। ये पित्त प्रकृति का लक्षण है, उनकी तीक्ष्णता, जैसे वायु में रुक्षता है वैसे पित्त में तीक्ष्णता और उष्णता, ये दो गुण बहुत ज्यादा होते हैं, उसके कारण जो भी शरीर लक्षण है उसमें वो दिखते हैं। जैसे फिजिकल है कि वो डेलिकेट होते हैं, फिजियोलॉजिकल है कि जो उनको तृष्णा यानी तहान और भूख बहुत ज्यादा लगती है, मानसिक में उनकी बुद्धिमत्ता तीक्ष्ण होती है लेकिन गुस्सा बहुत आ जाता है, उनके ध्यान में भी बहुत अच्छी तरह रहता है, गुस्सा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी कम भी होता है, ये पित्त प्रकृति का लक्षण है। तीसरी जो है कफ प्रकृति बोली है, बहुत सारे लोग कफ
और पित्त के मिश्र भी हो सकते हैं, वात कफ के भी मिश्र हो सकते हैं। पित्त को देखो गरम ठंडा सब कुछ चाहिए, लेकिन कफ और वात को गर्म चाहिए। उनको हमेशा ठंडी लगती है। कफ का ज्यादा होने के कारण उनको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी खांसी सर्दी, ये जल्दी हो सकता है। और कफ प्रकृति खाते कम है, लेकिन उनका वेट ज्यादा होता है। वो हमेशा स्ट्रांग और स्टाउटी दिखते हैं, कभी पतले दिखेंगे ही नहीं। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, आप व्यवहार में देखते हैं कि पानी पीता हूं तो भी मेरा वजन बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं। उसमें कफ प्रकृति यानी कफ दोष का आधिक्य है, वो समझ सकते हैं। ये उनके फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में भी उनकी जो तृष्णा है, तहान है, वो बहुत कम होती है। खाते भी कम है, लेकिन बहुत अच्छी तरह पचन करते हैं। उनको बोलते हैं कि अल्पम स भुंक्ते बलवान तथा, यानी खाते कम है तो भी बहुत शक्तिमान होते हैं, बलवान होते हैं। वो कफ प्रकृति का लक्षण है। इनकी बुद्धि बहुत स्थिर होती है। उनके ध्यान में शायद धीरे से आएगा, लेकिन एक बार आ गया कि इतना अच्छी तरह पक्का उनके घर मन में बैठ जाता है। वो किसी से शत्रुत्व करते नहीं, मैत्री भाव रखते हैं, लेकिन अगर हो गया वैर तो उनके मन में फिक्स रहता है। वो वैर बढ़ता ही जाता है, लेकिन कम नहीं होता, यानी उनके मन में छुपा रहता है। स्थिरत्व ये कफ प्रकृति का लक्षण है। यानी इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो वात में चलत्व है, पित्त में उष्णत्व है, तीक्ष्णत्व है, और कफ में स्थिरत्व है, सात्विकता है ज्यादा। मानसिक भाव उनके सात्विक होते हैं, धर्म प्रवृत्ति रहते हैं, दानशूर होते हैं। तो ये लक्षण हम अपने आप में भी सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रकृति डिसाइड कर सकते हैं। और अपने नेबर है, अपने बच्चे हैं, अपने फ्रेंड्स है, उनकी भी प्रकृति इससे डिसाइड कर सकते हैं। चिकित्सा करने के लिए जाएंगे तो अपने आप चिकित्सक भी ये देखते हैं, और उसके अनुसार आपकी चिकित्सा तय की जाती है कि आपके लक्षण क्या है, उसके अनुसार वात के क्या है, पित्त के क्या है, कफ के क्या है, और उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। और एक बात आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह बताई है, जैसे व्याधि हो जाता है, यहाँ तक स्वास्थ्य की चर्चा मैंने की, डिटेल अगर करेंगे तो पूरा शास्त्र हो जाएगा, लेकिन सम टोटल मैंने बताया है कि इस तरह की प्रकृति है, इस तरह की दिनचर्या है। उसमें भी जब रोग होता है तो 3 सामान्य कारण बहुत ही अच्छी तरह, जो बाकी शास्त्रों में इतना एम्फोसिस नहीं है, महत्व नहीं, लेकिन आयुर्वेद में दिया है। वो बोलते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस व्याधि होने के हैं। एक है प्रज्ञापराध, यानी बुद्धि हमें कहती है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, आपको नहीं हजम होगा, आपको तकलीफ होगी, तो भी मोहवश हम खाते रहते हैं, तो हमें उसको भुगतना पड़ता है। कुछ भी विहार है, धूप में जाना नहीं है, जाना नहीं है, रात को जागना नहीं है, बुद्धि बताती है, लेकिन हम वो करते ही है। इसलिए उसको बोलते हैं प्रज्ञापराध, यानी प्रज्ञा का अपराध। बुद्धि बोल रही है लेकिन हम सुनते नहीं, अपराध करते हैं, तो हमें भुगतना पड़ता है। ये एक कारण बताए। इसके बहुत सारे डिटेल है, एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है कि किस तरह से हम प्रज्ञापराध करते जाते हैं। दूसरा कारण है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, यानी हमारे जो 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय बताए हैं, उनकी एक एक कार्य पद्धति है, लेकिन हम उतना करते नहीं है, उससे ज्यादा करवाते हैं या बिल्कुल नहीं करवाते। इस तरह से इंद्रिय पर हम बोझ डालते हैं, और उसका जो परिणाम है वो हमें भोगना पड़ता है। कभी कभी हम परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको प्रेशर देना पड़ता है। कभी कभी हम मोहवश भी करते हैं, कभी कभी हमें एंजॉयमेंट आती है इसलिए करते हैं। उसके अनेक सारे कारण हैं, लेकिन जो इंद्रिय का कार्य है उस पर ज्यादा बोझ डालना, उसका यूज न करना और विकृत उपचार करना, उपयोग करना, इसके कारण भी व्याधि हो जाते हैं। तो उसके अगर डिटेल बताऊंगी तो बहुत सारे हो जाएंगे कि व्यसनों का असर कैसे इंद्रिय पर हो जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम मोहवश या परिस्थितिवश करते जाते हैं। ट्रैवलिंग में कभी कभी करना पड़ता है, उसका असर तो हम खुद ही हमारे जो लक्षण है, व्याधि है, उसका कारण ढूंढ सकते हैं, ये मुझे बताना है। तीसरा है परिणाम। परिणाम यानी वय का परिणाम, काल का परिणाम, परिस्थिति का परिणाम। वय का परिणाम यानी अर्ली एज में, बचपन में, बालपन में जो व्याधि होते हैं, जैसे दांत आने लगते हैं तो डायरिया होता ही है, वो ध्यान में रखना चाहिए और उसको चिकित्सा देनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं। इस तरह बचपन में सर्दी, ये वो
बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि कफदोष का अधिक्य है तो वो होते हैं। युवा अवस्था में अलग तरह के हो जाते हैं, यानी वय का परिणाम। और बुढ़ापे में भी जो व्याधि होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जैसे कंपवात है, ये तो होते ही रहते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, ये भी ध्यान में रख के बाकी की चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए काल परिणाम, फिर परिस्थिति, यानी हम यहाँ से अब्रॉड जाएंगे, फॉरेन जाते हैं तो वहां की हवा, यानी उसमें देश विचार है, काल विचार है, वय विचार है, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और वो परिणाम इस हेडिंग के अंडर आता है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि परिणाम, ये तीनों कारण में जितनी भी इटियोलॉजी मॉडर्न में जिसको कहते हैं, यानी कारण परंपरा है, रोग के कारण की परंपरा है, वो आ जाती है। और इस कारण से शरीर में किस तरह का कैसे कैसे बदलाव होते जाता है और कैसे लक्षण होते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा, जब रोगों की चर्चा है वहां की जाती है, वहां संप्राप्ति ऐसे उसको बोलते हैं, इस तरह। और वो जो होते हैं हर एक स्टेज, तो एक एक स्टेज बोलते हैं ना कि बहुत देर किया आपने आने में, यानी स्टेजेस बहुत बढ़ गए हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, ऐसे रोग के अनुसार बहुत सारा वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में किया है। वो जो व्याधि का वर्णन है, हर एक व्याधि का अलग अलग प्रकृति के अनुसार उसकी चिकित्सा में भी इतना विचार उन्होंने किया है कि सम टोटल एक मेडिसिन दिया और सबको वही चलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक की अलग, उसमें भी देश का विचार, काल का विचार, वय का विचार, औषधि का विचार, पथ्यापथ्य का विचार, रसायन चिकित्सा, यानी व्याधि बड़ा होने के बाद भी क्या देना चाहिए, इसका भी विचार आयुर्वेद शास्त्र ने बहुत अच्छी तरह किया है। वो कहते हैं चिकित्सा करते समय दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वयः, ये सबका विचार करना चाहिए, चिकित्सा देनी चाहिए। चिकित्सा की भी अनेक प्रकार है, जैसे पंचकर्म चिकित्सा है, रोग विपरीत चिकित्सा है, बाद में रसायन चिकित्सा है, ये सबका विचार आयुर्वेद शास्त्र में किया है। लेकिन आजकल इतना विचार किसी को मालूम नहीं, और इतने कोई भी कुछ पत्ते देते और बोलते कि इससे कैंसर बड़ा होता है, उनको उसके पीछे क्या शास्त्र है, क्या आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये उनको मालूम नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके बड़े बड़े ग्रंथ है, उसका अभ्यास होना चाहिए। हाँ, किसी का अनुभव हो सकता है कि कुछ खा लिया और उनको ठीक लगा, वो उसका इंडिविजुअल अनुभव है, लेकिन वो शास्त्र नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र डिफरेंट है, बहुत सिस्टमैटिक है, उसमें बहुत सारा विचार किया है। आखिर में इतनी चिकित्सा करके भी बोलते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि आतंक पंक मग्नानाम हस्तालंबो विनिर्हरेत, यानी रोग रूपी कीचड़ में जो फंसा है उसको वैद्य या चिकित्सक हाथ देने का काम करता है। आगे की बात, यानी डेस्टिनी हो और कर्म हो और कुछ भी हो, वो आगे है, ऐसा वो बोलते हैं। इस तरह का पूरा आयुर्वेद शास्त्र है। इन शॉर्ट बताने का मैंने प्रयत्न किया है। आपको कुछ भी शंका हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। इतना ही आखिर में कहूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। और आपके अगर कुछ प्रश्न हो अलका जी तो आप पूछ सकते हो। सुनना आता है ना अलका जी? हाँ रेखा ताई, बहुत सुंदर। हाँ, सुनना आता है ना, सुनना आता है कि नहीं? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही हाँ, सुंदर, हाँ, सरल भाषा में और सहजता से बताया है। तो मैं सबको निवेदन करूंगी कि पहले किसी को पूछना है तो पहले उनके प्रश्न उत्तर लेते हैं। ठीक आनंद है। जी देखिए, जिनको किसी को, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बात करूंगी आपसे, रेखा ताई के बारे में और भी बात करनी है, तो वो लास्ट हम 2-5 मिनट करेंगे, पर उससे पहले लोगों को कुछ पूछना है तो उनको वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, किसी को भी और कोई प्रश्न हो तो आज बहुत अच्छे अच्छे प्रेमलता जी जुड़ी है, कि जो हमारी बहुत मतलब जयपुर में है और काफी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी एकदम बैठी रहती है। इसके बाद इंदिरा जी जुड़ी है, कनक जी जुड़ी है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है। मनीषा जुड़ी है और लता कामक्रिया है, तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे सारे ग्रुप के बहुत सारी। तो उन किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इंदिरा जी का हाथ ऊपर है, तो इंदिरा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। मेरा नमस्ते। क्वेश्चन ये था आपसे कि उम्र बढ़ने के साथ मेमोरी कम हो जाती है। जैसे मेरी उम्र 61 है, बहुत बार क्या होता है फ्रिज खोला और क्यों खोला वो भूल जाते हैं।
तो हाँ, उसका ये काम उम्र है या और कुछ? और दूसरी चीज, स्किन ड्राई हो जाती है, वो किस वजह से? हाँ, तो मैंने अभी जो बताया ना बराबर है कि ये विचार होना ही चाहिए कि उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, मेमोरी भी कम हो जाती है सर्टेन एज के बाद, लेकिन हम उसको सप्लीमेंट दे के अलर्ट रहने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि हम खुद को बिजी रखेंगे, कुछ याद करेंगे, पुराने सॉन्ग्स गाएंगे, यानी याद करने की हैबिट अगर बना दी तो फिर से वो थोड़ा सा शार्पनेस आ जाता है। एज के कारण हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है ऐसी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी उसके साथ अगर हो तो हेडेक हो जाएगा, दूसरे कुछ लक्षण, लेकिन एज के कारण थोड़ा सा विस्मरण हो जाता है। जैसे हमारे एज के कारण स्किन पे रिंकल आते हैं, वैसे ब्रेन टिश्यू जो है उस पर भी थोड़ा सा रिंकल आ जाता है, उसका शार्पनेस थोड़ा कम होने लगता है। तो हम अलर्ट रहे, कुछ रिपीटेशन करे, कुछ सॉन्ग कहे, कुछ मंत्र कहे, याद करने की हैबिट रखे, तो उसका उपाय हो सकता है। और उसके साथ साथ जैसे बादाम बोले है कि बादाम जो बोलते हैं ना कि वो मेद्य यानी बुद्धि को चालना देने वाला है। अखरोट जो है उसका शेप और उसका जो आकार है, आपने देखा है ना ब्रेन क्या जैसा उसका आकार है, तो समाने न समान से वृद्धि, यानी उसी तरह का अन्न अगर खाया तो ब्रेन को स्टिमुलस कर जाते हैं, ऐसा है। और मैंने आपको बोला है कि वात दोष का जब भी आधिक्य है तो रुक्ष गुण है, तो उसको स्नेहन करना चाहिए, ऑयल लगाने चाहिए, डिफरेंट ऑयल लगाने चाहिए, ठीक तिल तेल का ज्यादा अच्छा ये हो सकता है। और खाने में तेल दूध स्निग्ध पदार्थ का ज्यादा सेवन करना चाहिए, तो उसका उपयोग हो सकता है। लेटर एज में यानी ओल्ड एज में रुक्षता और बढ़ने लगती है, वात दोष और बढ़ने लगता है, इसलिए ये दो आप अगर उसकी ख्याल करेंगे तो हेल्प हो सकती है। मसाज कैसा रहता है? हम जो आयुर्वेद के हिसाब से ही जो मसाज करवाते हैं वो हाँ, हेल्थ के लिए कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। और सीजन के अनुसार, यानी कोल्ड सीजन है, ठंडी पड़ रही है तो ज्यादा करना है ऑयल से मसाज, बाहर जाके भी कर सकते हैं, घर में भी मसाज कर सकते हैं। अगर कभी मसल पेन भी होता है तो नारायण तेल जैसा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तिल का तेल जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है रुक्षता के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, जरूर करिए आप। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हाँ बोलो। बोलिए बोलिए। वाणी सुंदर बोली सुंदर, आपने इतना सुंदर समझाया है। वाणी सुंदर बोली सुंदर, सुंदर सी है काया, सुमधुर गंध से महके जीवन, रेखा नाम जो पाया। वाह, ओ बहुत थैंक यू, बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू सो ओम मच। आपने ओम आपने बहुत वेरी काइंड ऑफ यू धन्यवाद। तो बहुत नहीं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सारे सबको नम्र निवेदन, अंजू सबको जी, निवेदन है, आवाज आवाज सबकी अंजू जी आ ने रही हैंड रेज है। किया हुआ है। हाँ, एक बार मैं निवेदन करूंगी कि अपने वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें ताकि हम देख सके कौन कौन ज्वाइन है। कुछ लोगों ने वीडियो ऑफ किए और आवाज ज्यादा आती है वो अपने अनम्यूट कर दे, जो बोल रहे हैं वो अनम्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जिनका हाथ ऊपर है अभी वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आनंद जी के नाम से है। अंजू जी, अनुज बोल हेलो। हाँ हाँ पूछिए। बोलो। हाँ जी मैम, मेरे बेटा है 5 साल का, ही बताया है। हेलो। हाँ हाँ वो आवाज आ रही है अंजू की। हाँ जी हाँ मैडम, हाँ उसको बोलिए। जेआरए बताया है, और हमने जैसे क्या? किसी को नाड़ी, जेआरए बच्चों का गठिया, हाँ 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 और हाँ। हमने किसी को नाड़ी दिखाई थी तो वो कहते हैं कि इसको मतलब कभी सुनपात हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? सुनपात। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसको क्या सुनना अच्छा नहीं आता है, क्या होता, क्या है, नहीं, लक्षण क्या है इसके? नहीं मैम, उसको ज्वाइंट्स में स्वेलिंग होती है और फीवर आता अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जॉइंट में स्वेलिंग होती है, हाँ 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 जी, और हाँ पेन होता है और फीवर आता है, हाई फीवर आता है। हाँ हाँ हाँ। तो आपने बाहर दिखाया भी होगा ना, उनकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह किए हैं क्या? मैं तो दिखाया है मैम, गंगाराम हाँ। में ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो जेआरए बता रहे हैं, बच्चों का गठिया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उसको एज कम है उसकी ना, 5 इयर्स की है हाँ जी, एज। हाँ जी, 5 अपने years। जो ट्रीटमेंट चालू है वो तो चालू रखो, और हाँ ऊपर जी, से आपने कभी नारायण तेल या महानारायण तेल से मसाज किया है उसका जॉइंट का? महानारायण तेल तो नहीं मैडम, इससे किया है, ये रोमासिल तेल है।
नहीं, आप महानारायण तेल जो आयुर्वेदिक है ना उसका प्रयोग करो, वो भी बहुत अच्छा है। और अंदर से गुग्गुल की टैबलेट्स आती है, योगराज गुग्गुल, आधी टैबलेट्स उसको शुरू करो, आधी टैबलेट। आधी टैबलेट दिन में हाँ, एक बार? वो भी क्या है, आधी टैबलेट आप दूध में ये करके घिस के वो हाँ उसको जी, ताकन दे सकते हैं खाने में या पीने में, क्योंकि एज बहुत कम है ना उसकी, हाँ जी, इसलिए। हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी। इस तरह से आप चालू करो। और कभी दुखता है तब अपने सेक के भी दिखा है? नहीं, सेका कभी नहीं मैडम। हाँ, तो आप आजकल वो ये मिलती है ना, हॉट बैग मिलती है जो हाँ, इलेक्ट्रिक की, हाँ जी, उससे भी सेका तो चलेगा, नहीं तो ऐसे भी गर्म करके थोड़े से सेकेंगे ना, कपड़ा गर्म करके उसके ऊपर, तो भी उसको अच्छा लगेगा, टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा। बाकी सब औषधि तो चालू रखो, उसके साथ साथ ये दे दो। हाँ, क्योंकि एक खुद एक उसको प्रत्यक्ष देखने के बाद बहुत सारा पता चलता है। ये तो हाँ मैंने जी, आपको थोड़ा सिम्टोमेटिक बताया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ हाँ एक बात हाँ, रिक्वेस्ट करूंगी कि पर्सनल प्रॉब्लम होना तो रेखा ताई का नंबर दे देंगे, हम बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, बराबर एक्चुअली अभी बराबर मैंने जो बराबर। हाँ क्योंकि पर्सनल में क्या होगा, लोगों के कॉमन प्रश्न रह जाएंगे और पर्सनल के लिए रेखा ताई ऐसे भी अभी आनंद जी ने हम और मैंने मिलकर एक मेरा अपना सेंटर शुरू किया है, उसका नाम है कल्याणम योग केंद्र। उसमें हमने रखा है समस्या समाधान, तो उसमें रेखा ताई हमारे साथ है। मेडिकली जिसके भी कोई प्रॉब्लम होंगे तो वो पर्सनल बात करेंगे ना, तो वो डिटेल्स में पूरा आपकी रिपोर्ट देख करेक्ट के आपको क्या करेक्ट, यूजफुल है तभी वो हाँ बताएगी। सब, तो सब आज रिपोर्ट्स प्रोग्राम वगैरह होते देख सकते समय हैं। हाँ रेखा ताई फिर समय एंड में आपका नंबर खुद का बताएगी, फिर आप सब हम्म, नंबर लिखना, क्योंकि लोगों को आपकी डिमांड है। सुनील भैया जुड़े हैं, राजेंद्र चौधरी है, तो काफी लोग अभी बात करें, लता जी कांकरिया वैसे पिंपरी चिंचवड़ की है, और अच्छा रेखा ताई को याद भी करती है रेखा ताई को। तो इस अच्छा तरह बहुत सारे लोग, पूना, बॉम्बे, और डॉक्टर रीना जैन जो है, और मेरी मामा की बेटी मतलब वो है, होती है मनीषा जी, वो भी बहुत काम करती है हमारे यहाँ। तो ये सब लोग जुड़े, उनको सबको आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट था। तो अभी किसी को और प्रश्न पूछना है तो कृपया अपने हाथ, और पर्सनल ना पूछे, रेखा ताई का नंबर मिलेगा और समस्या समाधान केंद्र है, आप आनंद जी और हमारे पास आपकी समस्याएं दे सकते। हम हर एक के समस्या, क्योंकि मुझे पता है कोरोना में अभी परिस्थिति, मनस्थिति सबकी खराब है, आर्थिक स्थिति भी खराब है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसमें से बाहर निकालने के लिए आनंद जी जो प्रयोग कर रहे हैं, रोज नियमित योगा करो, मेडिटेशन करो, और फिर हम काउंसलिंग भी करेंगे आपके लिए। तो आप सब इसके लिए, पुष्पा जी भी अभी जुड़े थे, बेंगानी शायद अभी नहीं है, तो काफी लोग जुड़े। तो अभी किसी को भी कुछ पूछना है तो अपनी बात रख सकते हैं, यानी फिर कार्यक्रम का समापन का टाइम हो जाएगा, फिर और कुछ रेखा जी को मुझे पूछना है, पर आप सबकी बातें होने के बाद मैं आपको बात करूंगी। कोई और पूछना चाहता है? हाँ रेखा हाँ जी। बोलिए, हाँ बोलो। हाँ नाम बता के बताइए, नाम हाँ, मेरा बताइए। मेरा लड़का 23 साल का है, उसको 11 साल का में उसको एक्सीडेंट हुआ था। हाँ और पर्सनल उसके क्वेश्चन नहीं प्लीज, अपन उनसे पर्सनली बात करो, क्योंकि फिर कॉमन क्वेश्चन रह जाएंगे। आप उनका नंबर ले लीजिए और कार्यक्रम के बाद डिस्कस कीजिए ओके प्लीज। ओके ओके क्योंकि आपको क्या होगा, डिटेल नहीं मिलेगा और समय फिर उसमें जाएगा, तो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस रह जाएंगे। ओके मतलब ओके हमें तो आपके समस्या का समाधान तो देना ही है, इसके लिए ही। और रेखा ताई का एक ऐसा नेचर है कि जो सबको, मेरे जैसा, हम लोग जैसे आनंद जी की बांटना चाहते हैं, तो रेखा ताई भी अपना ज्ञान है वो बांटने के लिए बहुत, मतलब कोई भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं उनको फोन नंबर देती हूँ, तो रेखा ताई इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं और आपको हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। तो आपका आपका सेंटर समस्या का कहाँ है? सेंटर तो हमने अभी ऑनलाइन शुरू किया है, ओके इनके साथ बेंगलोर जो भी में। कॉन्टेक्ट है वो ऑनलाइन करने हैं, आनंद जी और मैं अलका सांपला। तो और कोई ओके प्रश्न है? ओके, मैं नागपुर से हूँ वैसे। नागपुर से वेलकम, मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज नागपुर का ही है। आनंद जी नागपुर के ही है, और ये उनका महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र नागपुर से ही चल रहा है। 7 8 9 साल से ये काम कर रहे हैं। तो अच्छा, आइए उनका फिर, नंबर मिलेगा क्या? हाँ अभी दे देंगे सब, आनंद जी भी नंबर देंगे, मैं भी नंबर दूंगी और रेखा ताई भी नंबर देंगी, कोई बात ओके नहीं है। और कोई ओके ओके, कॉमन क्वेश्चन पूछ लेना। थैंक यू। यस सर, हाँ, ठीक रेखा है। जी, हाँ बोलो। योग और आयुर्वेद, इन दोनों में क्या संबंध है, इस पर थोड़ा सा विचार। क्या संबंध है, यानी ऐसा है, आयुर्वेद शास्त्र में योग नहीं बताया है, लेकिन योग शास्त्र का उपयोग किया है।
यानी हेल्थ अच्छी रखने के लिए जो हम योगासन वगैरह बताते हैं, और कुछ कॉमन कंप्लेंट्स है उसके लिए हम लोग भी आसन बता देते हैं, जैसे पवन मुक्तासन है, कॉन्स्टिपेशन है तो पवन मुक्तासन बोलते हैं, और कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जैसे चाहिए तब हम इसका उपयोग करते हैं। एक्चुअली योग शास्त्र का मेन एम जो है, कुछ सुनने में आता है या नहीं? हाँ, डबल आवाज आ किसी रहा के है। हाँ डबल आवाज, बाकी अपने म्यूट करे प्लीज। तो योगासन तो जनरल हेल्थ मेंटेनेंस के लिए अच्छा ही बताया है ना, सभी तरह के आसन। तो उसके लिए हम यानी प्रिवेंशन, स्वास्थ्य रक्षण के लिए हम बता देते हैं योग को भी साथ साथ, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में योग नहीं लिया है, हेल्थ मेंटेनेंस में हम उसका उपयोग करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही बात है। हम अभी योगा का अभ्यास कर रहे। रेखा बहुत ही ताई, बढ़िया। रेखा ताई एक प्रश्न मैं बताती हूँ, हाँ बोलो। प्रश्न पूछती हूँ। तू तेरा आवाज डबल आ रहा है। हाँ, किसी का मोबाइल ऑफ कर दीजिए, मेरा बराबर एक ही है। एक अभी 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 मैंने आयुष मंत्रालय से एक प्रोफेशनल कोर्स किया योगा का, तब उसमें हाँ। हमें एक आयुर्वेद का पेपर था, तो उसमें स्पेशली एक बात मेंशन की थी कि WHO ने जो व्याख्या की वो व्याख्या कम थी, और हमारे आयुर्वेद की व्याख्या वो परिपूर्ण व्याख्या है। हाँ, और मैंने वही बोला ना कि परिपूर्ण WHO ने व्याख्या। अपनी व्याख्या बदल दी और वो आयुर्वेद के कुछ पॉइंट्स उसको ऐड किए। इस प्रकार आयुर्वेद मतलब WHO की व्याख्या पर भी अपना आई थिंक प्रभाव छोड़ रहा है पूरे उन्हें। वर्ल्ड हाँ, पे। प्रभाव हुआ है। मैंने बोला ना कि ये कौन से भी वैदिक शास्त्र ने आत्मेंद्रिय मनाह, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाह ये लिया नहीं था, जो आयुर्वेद शास्त्र ने लिया है। इसलिए अभी WHO ने भी वो ये मान्य की है व्याख्या, और अभी इस माहौल के काल में तो उसको बहुत ही महत्व आया है कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप प्रभाव अपने जो फिजिकल हेल्थ है उस पर हो जाता है। पहले मन स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिर शरीर स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ऐसे हमारे सुनील भैया भी जुड़े हैं, और आज ही एक व्यक्ति का परिचय हुआ, सांगली से है वो शायद, परंतु आज ही विकास गौरव करके मेरे को पूछा, मैंने लिंक भेजी और 9 के बाद ताबड़तोड़ वो भी ज्वाइन हो गए। ये भी एक उत्साह है कि 1 मिनट में पूछने के बाद ज्वाइन होना। तो आनंद जी, अभी आप कुछ बात कर सकते हैं तो मैं रेखा जी के बारे में मैं यही बताऊंगी। रेखा जी, आपको पिताजी का मार्गदर्शन कैसे मिलता था? पिताजी आपके काफी वो थे, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताएं। तो आप आगे कैसे बढ़ी, डॉक्टर की में कैसे गई इस साइड में, और आपने कलेक्टर के साथ शादी कैसे की? एक मुझे याद है कि डॉक्टर तो बहुत मिलेंगे, आपके फादर कहते थे, पर कलेक्टर तो एक ही मिलेगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें रेखा थे कि, तो आप थोड़ा सा उस बारे में बताएं तो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और लोगों को आपकी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। अरे अपनी पर्सनल ये है, मैं उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही भाग्यवान हूँ, एकदम भाग्यवान। जैसे मेरे पिताजी संस्कृत के स्कॉलर थे, एक्चुअली वो साइंस ग्रेजुएट थे, तब के वो BSc DPEd थे, और संस्कृत के उन्होंने शंकर सेठ स्कॉलरशिप उनको मिली थी। तो मैं 10th क्लास में थी तब मैंने मेघदूत पढ़ा था और सिखाया था उन्होंने। बाद में मैंने संस्कृत विषय लिया था, तो अभी मैंने मेडिसिनल प्लांट्स इन मेघदूत ऐसा किताब लिखा है। जैसे ही मैं जैन यूनिवर्सिटी में आई, बेंगलोर में रिटायरमेंट के बाद आई हूँ, वहां एक मुझे मेघदूत मिला, तो मुझे याद आया कि मुझे ये लिखना था, क्योंकि बीच में अपने संसार जब चालू था तब टाइम नहीं मिला। तो अभी मैंने वो किताब भी लिखी है। और जैसे ही मैंने यानी शादी IAS ऑफिसर से हो गई तो एक्सपोजर भी बहुत मिला, ऑल ओवर इंडिया, प्रदेश में सभी जगह घूमने का मौका मिला। जहां जहां आयुर्वेद में इंटरेस्ट दिखा वहां मैंने आयुर्वेद के लेक्चर्स दिए। 3 साल में US में कंटिन्यूस पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से अमेरिकन लोगों के लिए वर्कशॉप लिए थे 3 साल। मॉरिशस में भी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था, वहां की एम्बेसी में जाके भी मैंने अपना जो कोर्स है उसको मान्यता ये करने के लिए, और वहाँ पुणे यूनिवर्सिटी का आयुर्वेद कोर्स मान्य हो गया था। और वहां भी अपनी वारी निकलती है ना, उस तरह का वहां भी एक शिव के भक्त एक पालकी निकालते हैं। तो उस दिन क्या आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए, आयुर्वेद क्या बोलते हैं, इसके बारे में उन्होंने मेरे भाषण रखे थे टीवी पे, और उसका प्रचार रेडियो पे भी हुआ था। वहाँ के रोटरी क्लब्स ने भी लेक्चर्स रखे थे तब, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा है मॉरिशस में। वो भी एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं इजिप्ट गई थी, वहाँ इजिप्टोलॉजी में भी बहुत सारे रिसर्च और अपने
इंडियन कल्चर के बहुत सारे ये भी वहाँ मिलते हैं। तो जहां जहां जाने का मुझे मौका मिलता था वहां वहां मैंने वो फायदा उठाने का प्रयत्न किया। और कॉलेज में मैं एमडी करने लगी तो मुझे आईसीएमआर में जॉब मिला था रिसर्च का, इसलिए रिसर्च इतना अच्छा तरह करती थी। ल्यूकोडर्मा यानी व्हाइट पैचेस और ओबेसिटी पे चल रहा था। उसमें एक ये आया था कि ये कर्मज व्याधि है। तो मुझे मन में आया कि कर्मज, व्हाट इज कर्म। तो जैनिज्म में कर्म की थियोरी बहुत अच्छी बताई है, ये मुझे मालूम था। इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जैनिज्म टू आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेद के विकास में जैन धर्म का योगदान। और मुझे ट्रेजर जैसे मिला, इतनी जानकारी मिल गई और इतनी तरह से मैंने वो थीसिस में लिखा। वो विद्यानंद मुनि जो ये थे उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया था। सब जैन हिस्ट्री मुझे तब मिली और पुणे यूनिवर्सिटी में मुझे उसको गोल्ड मेडल मिल गया। तो एक अलग ही वो स्टडी का। और मेरा तिलक आयुर्वेद में इतना जॉब हुआ, मैं लेक्चरर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जगह मैंने इंटरनेशनल सेमिनार्स अरेंज किए बहुत सारे और आयुर्वेद को प्रमोट करने का ये किया। और रिटायर होने के बाद मैंने अपने जैनिज्म का जो अभ्यास हुआ तो उससे मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ी। और मैंने जो अपने पंच परमागम है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, उसका मराठी में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि मराठी में किताब नहीं थे, हिंदी में थे, इंग्लिश में भी कम है और संस्कृत में थे, इसलिए मैंने उसका मराठी ट्रांसलेशन किया। वो सब पब्लिश भी हो गए। आजकल हिंदी में आचार्य विद्यासागर जी जो है उनकी मूक माटी ये महाकाव्य बहुत फेमस हो गया है। मध्य प्रदेश जगह जगह वो यूनिवर्सिटी में भी लगाया है। उस महाकाव्य का मैंने मराठी महाकाव्य किया है और वो भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और ऐसा चलता है। तो आजकल ये सब देख के जैन यूनिवर्सिटी में जैन डिपार्टमेंट डेवलप करने के लिए मुझे बुलाया, तो मैं यहाँ आ गई। मेरा लकीली मेरा बेटा यहाँ था। मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा मेरा लक मुझे बहुत सहायक करता है। तो वहाँ मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेस और पीएचडी के लिए ये कर दिया। तो यहाँ मेरी 3 स्टूडेंट पीएचडी अभी एक हो गई, दोनों ने सबमिट किया है, 2 पुणे में कर रहे हैं। तो वो जैनिज्म में पीएचडी करते हैं और ये सारे मेडिकल डॉक्टर है। स्पेशली वो तो मेडिकल प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे दोनों। पीडियाट्रिशियन एक है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और बहुत अच्छी तरह अभ्यास चल रहा है। ये सब देख के आज आचार्य विद्यासागर जी मध्य प्रदेश में लेडीज के लिए खास आयुर्वेद कॉलेज बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वहां प्रिंसिपल करके बुलाया था। मैं प्रिंसिपल नहीं लेकिन एडवाइजरी कमेटी में गई हूँ कि उनको एडवाइस दे सकती हूँ कैसे करना है, क्या करना है, सिलेबस वगैरह। तो अभी अभी वहां जाके मैं आई। पूरा मध्य प्रदेश में जबलपुर में हो रहा है वो पूर्णा आयुर्वेद, शायद आपने नाम सुना होगा। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें पॉपुलर हो गए थे कोरोना के माहौल में। और अहिंसा तत्व के अनुसार वहां औषधि बनाई जाती है और उसका बहुत अच्छा है। उनके एडवाइजरी कमेटी में मैं हूँ। तो इस तरह से चल रहा है। और जो भी मुझे कुछ पूछता है एडवाइस, तो मैं ऐसे ही एडवाइस उनको दे देती हूँ। इतना अच्छा काम करने का मौका भगवान ने मुझे दिया है तो मैं उसका फायदा उठाती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कनक जी ने हैंड रेज किया हुआ है। कनक जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कनक वैद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कनक जी, समय हो चुका है इसीलिए टाइम वेस्ट ना हो। कनक जी आपका हो रहा है अनम्यूट। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और खासकर ये जानकारी मैडम ज्यादा अच्छी लगी कि अपने विचारों के हिसाब से भी हमारे हेल्थ के ऊपर असर आता है। आयुर्वेद में आपने बताया ऐसे मन होने से, व्यवहारिक होने से, मतलब इन सब से अपने हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ रहा है। आज हम 50+ है तो यही सब कॉमन जो बीमारियां होती है एज के हिसाब से वो सब चलती है। अच्छा, मन भी खूब आध्यात्मिक रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी चलता रहता है। आज पता चला क्योंकि ह्यूमन नेचर है, कभी किसी के प्रति कुछ आ भी जाता है कि उन्होंने ऐसे किया, तो उससे हमारा हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। ये जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चाहते हैं हम इसके इम्प्रूव करेंगे, अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अलका जी का। उन्होंने मुझे आप जैसी महान विभूति से मुझे जोड़ा और मैंने आपको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आगे Thank भी you. मैं चाहूंगी आपके कभी कुछ भी हो सेमिनार और तो उसमें मैं जरूर रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत जरूर, धन्यवाद। और अलका जी जरूर। का खास कर तो उन्होंने मुझे आज ये बताया, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो Thank you. ऑन कीजिए कनक जी, वीडियो ऑन कीजिए कनक जी। चलिए मंजू जी, आपको कुछ कहना है? मंजू छाजे बॉम्बे से जुड़ी है। सुनील जी का हाथ ऊपर है या मंजू जी का, पता नहीं। जय जिनेंद्र सबसे। और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत सारी जानकारी मिलती है। और भाई साहब का, अलका जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर जिन्होंने आज बोला, रेखा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसी सब जानकारी मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, धन्यवाद। बोलता हूँ अलका जी, जो आपने कांटेक्ट करवाया ना रेखा जी से, आप तो अब बहुत सिंपल और अच्छी सी लेडी हैं, नॉलेज वाली हैं, काफी गहराई में है, और आपने अपने जैसे ही बना लिया है उनको अपना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वाइब्रेशन से इतने अच्छे लगे ना, सुबह सुबह का मेरा तो फ्रेश हो गया संडे आज तो। बहुत कि धन्यवाद। आपका ग्रुप इतना बढ़िया, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग अलग से दुनिया में बैठे हैं, एकदम प्योर हार्टेड लोगों के अंदर बैठे हैं। वही मेरा सबसे बड़ा सेट है आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनीता जी लूनावत कुछ पूछना चाहेंगी? सुनीता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। सुनीता जी लूनावत। जय जिनेंद्र। आज का क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। बात के बारे में पता चला। एक मेरा क्वेश्चन है, बस सुबह स्वेलिंग आ चेहरे पे, तो उसका कारण क्या है? और आवाज आपकी आवाज डबल आ रही है, आवाज डबल आ रही है। और आप पर्सनल प्रश्न, फोन नंबर दीजिए रेखा ताई का, उनसे बात कीजिए प्लीज। धन्यवाद। पर्सनल के लिए आप फोन कर दीजिए रेखा ताई को। एक बार आनंद जी आपका नंबर मैं मेरा देती हूँ, और रेखा ताई का। कोई भी समस्या हो, किसी को भी हो, तो हम लोगों से संपर्क जरूर करें। और मेडिकल प्रॉब्लम हो तो समस्याओं में हमें रेखा ताई मार्गदर्शन करेगी। एजुकेशनल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी मैंने एक हेड ढूंढ के रखी है। तो सभी विषय के एक हम एक्सपर्ट से बात करके आपको गाइडलाइन देंगे। आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और सबको अच्छा लगा। रेखा ताई तो ऐसे भी अच्छी है, और हम चाहते हैं कि इसके लेक्चर हम बीच बीच में अरेंज करते जाएंगे, ताकि सबका नॉलेज। आनंद जी, इसमें ये विषय ना, रेखा ताई तो एक ज्ञान का खजाना है, और बहुत सिंपल है। हमारे जैसे हमारा मुख्य मतलब मेरा तो है कि ये महाप्रज्ञ केंद्र में जुड़े हुए सब प्योर हार्टेड हो। जैसे सुनील भैया ने कहा कि सबका माइंड एकदम शुद्ध हो, और ताकि क्या है कि एक माहौल सा बनता है, इसमें हम लोगों को बस बांटते रहे, देते रहे, और लोग इसमें जीवन में खुश हो, सुख हो, हम हेल्दी हमेशा रहे। इसके लिए भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जिनको जुड़ना है हमसे संपर्क करें। हम हेल्दी हमेशा का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें भी आपको जोड़ेंगे। आनंद जी। धन्यवाद अलका जी, सबको धन्यवाद। और आपने बहुत ही मेरी स्तुति की है, लेकिन इतनी है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन सबको धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया, आपका संपर्क हो गया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ सबको, सब कमिटी मेंबर को, आपको, और प्रेक्षक जितने भी है सबको धन्यवाद। सब एक बार रेखा के लिए ओम अरहम करेंगे। इतनी सारी डिग्रियां, इतना सारा नॉलेज, इतना सारा सब कुछ देना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आनंद जी अनम्यूट कीजिए। आनंद जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आपकी अगर इजाजत हो तो आपका फोन नंबर मैं सारे ग्रुप में डाल सकता हूँ? हाँ, डाल दो, कोई बात जो भी भाई बहन हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हाँ, उनको नंबर मिल जाएगा। और जो नहीं जुड़े हुए हैं, मेरा नंबर कृपया नोट कर लें। आप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें, ग्रुप में ऐड कर लूंगा। 937 347 1831 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और रेखा जी का नंबर हम ग्रुप में डाल देंगे, अलका जी का ग्रुप में डाल देंगे, तो सबको नंबर मिल जाएगा। हमारे कम से कम 6-7 ग्रुप ऐसे एमपी के फिटनेस क्लासेस के बने हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग ग्रुप भी है, तो उन ग्रुपों में आपको नंबर मिल जाएंगे।
एक बार नंबर रिपीट करिए। 937 हाँ 347 347 347 1831। ओके 937 347 1831। एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से अलग अलग ग्रुप हमारे बने हुए हैं, 6-7 ग्रुप बने हुए हैं। तो उसमें आप मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। और एक हमारा एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से एक चैनल भी बना हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें करीब 200 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। हमारी जो क्लासेस चलती है उसके अति महत्वपूर्ण जो वीडियो है उस चैनल में अपलोड होते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, आपको सारे वीडियो उसमें दिख जाएंगे। आज का जो वीडियो है ये भी हमारे चैनल पे आज शाम को आ जाएगा, तो इसको भी आप चैनल पे देख पाएंगे। धन्यवाद, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, इसकी जरूरी है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अभिनंदन आपका, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको एक नम्र निवेदन, सबको एक नम्र निवेदन, आवाज डबल हो रही, म्यूट कर दीजिए बाकी। कल सुबह 6:30 बजे एक विशेष प्रोग्राम हो रहा है, अणुव्रत स्थापना दिवस है। तो जैसे आयुर्वेद का इम्पोर्टेंट है, वैसे जीवन में अणुव्रत का भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्वस्थ और मस्त रहने के लिए अणुव्रत जीवन शैली से अपने को कैसे लाभ होगा, ये कल हम जानेंगे। और इसमें एक विशेष महिला को हम कल उजागर करेंगे और वो महिलाएं आपके सामने आएंगी कि जो कहाँ से कहाँ पहुंचती है, कहाँ से कहाँ पहुंची है महिलाएं। ये हमारा एक स्पेशल विषय रहेगा और इसमें हम विशेष महिलाओं को सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम का संचालन किया। इसके लिए अभी जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र साथ साथ बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। रेखा जी और अलका जी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जरूर जो भी हो सके मैं मदद करूंगी, जरूर।